Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Math with SK। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के कोर कॉन्सेप्ट्स को देखा। इस लेक्चर में मैं चाह रहा हूँ कि हम उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि हर एक कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है। तो विदाउट फर्दर डू हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी स्किल्स हमने मास्टर करनी है इस लेक्चर के अंदर। सो स्किल नंबर 1 इज रिकग्नाइजिंग मैपिंग्स दैट आर एक्चुअली फंक्शंस। ठीक है, ये सबसे पहली स्किल है दैट व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस। तो मिसाल के तौर पर मेरे सामने कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ मैपिंग्स, कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। तो अगर मैं ए पार्ट को देखूं तो मैं ये देख रहा हूं कि ये तो एक लाइन है, राइट, 2x-3 और ओपन डोमेन है। इसका मतलब है कि कोई एक लाइन होगी, सही हो गया। और ऑफ कोर्स ये कुछ इस तरह की होगी मिसाल के तौर पर, राइट, ये लाइन है y इज टू 2x-3। अब मैंने देखना ये कि क्या ये 1-to-1 मैपिंग है या मैनी टू वन मैपिंग है। तो यस, ये देखें, हर एक x के लिए एक ही y है हमारे पास, किसी भी x के लिए हमारे पास एक ही y है। तो हम कह सकते हैं कि जी ये जो है ना, ये 1-to-1 मैपिंग है, लिहाजा ये फंक्शन है। ठीक हो गया। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। तो जी यहाँ पर है हमारे पास y टू x²-3, इसकी भी ओपन डोमेन है। तो मैं इसको अगर जल्दी से स्केच करूं तो ये भी एक क्वाड्रेटिक कर्व होगा जो कि -3 से पास कर रहा होगा, लाइक सो, इस तरह से। ठीक है जी। और अब देखना ये कि क्या ये मैपिंग फंक्शन है या नहीं। तो अगर मैं इस x को पकड़ूं, x1, तो ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, y दे रहा है। और इसी तरह एक और x2 को मैं पकड़ूं तो वो मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, y दे रहा है। लेकिन हर एक x जो है वो एक यूनिक y पर तो जा रहे हैं ना, इसका मतलब है ये भी फंक्शन है फॉर दिस डोमेन। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर मेरे पास है 2x³ - 1। अब ये जो फंक्शंस है ना, आप लोग ओ लेवल्स में भी पढ़ के आए हुए हो। मैं इनको क्विकली से स्केच करता हूँ ताकि आप लोगों की जरा मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाए। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये -1 से पास करेगा और ये कुछ इस तरह का होगा, ऐसा होगा ये फंक्शन। ठीक है, क्यूबिक कर्व। सो y टू 2x³ - 1। ओके, तो अब जरा देखते हैं क्या हर एक x के लिए मेरे पास एक ही यूनिक y है या नहीं। हाँ, यहाँ तक तो है। एक और x उठाकर देख लेते हैं। अगर x2 पर मैं देखूं तो क्या यहाँ पर एक यूनिक y मुझे मिल रहा है? मुझे बिल्कुल मिल रहा है। तो ये भी जो फंक्शन है ना, ये चूंकि 1-to-1 है तो मेरा ये भी फंक्शन है। अब हम अपने लास्ट फंक्शन पर चलते हैं। अगेन आप लोगों को इसका नॉलेज होना ज़रूरी नहीं कि इसको स्केच कैसे करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। तो इसका ग्राफ जो है इट लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। सो ये y² = 4x है। तो अब ज़रा देखना है, क्या अगर मैं एक x उठाऊं तो क्या उसके लिए मेरे पास एक ही यूनिक आउटपुट है या दो हैं। तो बेसिकली मेरे पास दो आउटपुट्स हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन तो ना हुआ, ये तो 1-to-many हुआ और ये फंक्शन होता ही नहीं। लिहाजा ये वाला जो है एक्सप्रेशन, ये मैपिंग हमारी फंक्शन नहीं होगी। तो आई होप ये वाली स्किल आप लोगों की स्ट्रेंथन थोड़ी सी हुई है। अब स्किल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने स्केच करना सीखना है फॉर स्पेसिफिक डोमेन्स। अब ये आपके सामने एक बड़ी ही अजीब या डरावनी सी चीज लग रही है, आपने शायद इसको पहले ना देखा हो। इनको हम कहते हैं सेगमेंटेड फंक्शंस। इनमें क्या होता है कि एक ही फंक्शन जो है वो दो अलग तरीकों से डिफाइन हुआ होता है फॉर अलग अलग डोमेन्स। यानी कि इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा और इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। ठीक हो गया। तो हमने अब सेपरेटली हर एक डोमेन के लिए इसको स्केच करना है। सो विद दैट सेड, यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो है ना, मेरी डोमेन -3 से पहले 2 तक जाती है, उसके लिए ये वाला फंक्शन है, और फिर 2 से 4 तक जाती है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके इनको स्केच करता हूँ। ठीक हो गया। तो यहां पर मेरे पास है जी 9 - x²। तो ये कहां से लेकर कहां तक है? पहले तो मैं अपनी x वैल्यूज को डिफाइन करूँ ना, वो कहां से लेकर कहां तक है? वो है जी -3 से लेकर +2 तक। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है, 2 से लेकर 4 तक। तो जी ये मेरी दो सेग्रीगेशंस हैं। अच्छा जी, अब 9 - x²। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे स्केच करेंगे, क्या हम इसको वैसे ही स्केच करेंगे जैसे हम पहले करते थे? हाँ। तो 9 - x² का जो फंक्शन है वो किस तरह का दिखता है? वो कुछ इस तरह का दिखता है कि अगर ये मिसाल के तौर पर 9 यहां पर हो, ठीक है, दिस इज 9, तो 9 - x² जो है ना वो कुछ यूं पास अवे करेगा, ऐसे, वो कुछ ऐसे चलेगा, लाइक सो। यहां पर भी
3 से क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि हमें तो अलाउड ही सिर्फ ये -3 से लेकर 2 तक है, क्योंकि इस फंक्शन के लिए बस यही डोमेन है, तो जनाब ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये 2 से आगे है, ये सिंपली जो है क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, तो ये जो है ना ये इरेज हो जाएगा यहाँ से। देयर वी गो। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, कहाँ तक, 3 से लेकर 2 तक, ठीक हो गया। अब देखो 2 से 4 तक की क्या कहानी है भाई, 2 से 4 तक की कहानी ये है कि मेरा फंक्शन जो है वो 2x प्लस 1 की तरह बिहेव करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 टाइम्स 2 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 5, एंड देन 2 टाइम्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 9। इसका मतलब है कि ये यहीं से शुरू होगा और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ तक चला जाएगा। तो मेरा फंक्शन कुछ यूं हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक बात है ना ये इसकी, ये देखें एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी जो दी हुई थी वो लेस देन थी, और अगली बार जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर द ग्रीन कर्व ये वाली जो 2 है ना ये इंक्लूडेड नहीं है, लिहाजा हम इसको एक हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हमारे पास x इज लेस देन सम वैल्यू k हो ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम k पर आके जो है ना एक हॉलो सर्कल शो किया करेंगे। इफ़ यू रिकॉल द नंबर लाइन ओवर हियर, लेट्स सपोज ये एक नंबर लाइन है, तो ये जो k की वैल्यू होगी ना यहाँ पर एक हॉलो सर्कल शो होगा। लेकिन अगली फंक्शन के पार्ट के अंदर हमारे पास 2 है जो कि इंक्लूडेड है, तो इस बार ये जो ब्लैक लाइन है इसके लिए ये जो सर्कल है ये फिल होगा। Does that make sense? I hope you guys are able to see this. तो जी ये हमने इसका ग्राफ स्केच कर लिया। अब आप मुझे इसकी बताएं डोमेन, डोमेन क्या है इस फंक्शन की, इस फंक्शन पूरे की डोमेन तो -3 से लेकर 4 तक ही है। तो डोमेन जो है ना, डोमेन दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू -4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये इसकी डोमेन है फॉर द इंटायर फंक्शन। बट इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज कैसे पता चलेगी, इसकी रेंज पता चलेगी, ये मैं -3 तक भी जो है ना इसको इरेज कर दूं, तो देयर वी गो, ये -3 तक ही है। तो ये देखें इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है -3 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो ये दोनों ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली, ये भी 4 9 है और ये भी 0 9 है। तो अगर हम जब भी रेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, y वैल्यूज, इसका मतलब है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना फंक्शन की, वो या तो 9 हो सकती है, ठीक है, या फिर मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी, वो है जी लेस देन और इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे फंक्शन की रेंज होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, स्किल नंबर 3, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ओके, तो ये मेरे सामने कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, मैं इनकी डोमेन और रेंज देखकर बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई डोमेन जो है ना, इट कंसर्न्स द एक्स वैल्यूज, एंड जो रेंज होती है इट कंसर्न्स द वाई वैल्यूज, ठीक हो गया। अब जरा मैं ए पार्ट में देखूं, मेरा फंक्शन जो है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो मेरी पूरी दुनिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो -1 से लेकर +5 तक है। तो कैन आई से कि इसकी जो डोमेन है वो है लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। क्या ये मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। ये मेरे पास आ गई मेरी डोमेन जो कि एक्स वैल्यूज है। अब मैं वाई वैल्यूज यानी कि वर्टिकल वैल्यूज को देखता हूँ, तो मैं मैक्सिमम जो है 8 तक जा रहा हूँ या मिनिमम मैं -8 तक जा रहा हूँ, इसके दरमियान ही मेरा फंक्शन सारा पूरा हो रहा है। तो कैन आई से कि f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 8 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -8? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, अब आप लोग भी इसको साथ साथ सॉल्व करें। तो ये देखो, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी एक्स वैल्यूज हैं वो -3 पर हैं मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो 2 तक है। तो कैन आई से कि जो मेरी डोमेन है वो -3 से लेकर +2 तक है? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं रेंज की बात करूँ तो देखें जी, हम -7 से लेकर +20 तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो रेंज है दैट इज -7 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x एंड लेस देन और इक्वल टू 20। लें जी, ये आपके पास रेंज भी आ गई। ठीक हो गया। आई होप यू गाइज आर डूइंग दिस विद मी बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
तो अब हम एक और काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर हमारे पास ग्राफ्स नहीं बल्कि एक्चुअल फंक्शंस हैं। तो हाउ डू वी फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो लो जी, हमें फंक्शन दिया हुआ है और साथ ही ना हमें डोमेन भी दी हुई है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, आप लोगों से क्या डिस्कस हुआ था रेंज के अंदर कि हमने सिंपली लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑफ डोमेन फंक्शन के अंदर डालनी। लेकिन अब मसला ये है कि इस फंक्शन के अंदर सिर्फ लोअर बाउंड ही है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि अपर बाउंड जो है ना वो अनडिफाइंड है। अपर बाउंड is not defined. Okay, we don't have a problem with that. ठीक है, अपर लोअर बाउंड तो डिफाइंड है ना, हम उसी को पुट कर लेते हैं। तो अगर f ऑफ 8 में डालूं, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 8+4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो आपने 8 को क्यों इंक्लूड किया। वेल, अब जब हम फंक्शन की रेंज लिखेंगे ना, हम कहेंगे कि भाई ये ग्रेटर देन 12 है। सही हो गया, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, हम इससे ऊपर ऊपर है। अच्छा, इसका कोई अपर बाउंड भी होगा। वेल, चूंकि इसका भी अपर बाउंड अप अनटिल पॉजिटिव इन्फिनिटी ही जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन यूजुअली हम इसको लिखते नहीं है, हम इसको अनबाउंडेड ही छोड़ देते हैं, हम इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि बस ठीक है भाई, ये एफ ऑफ एक्स जो है ना ग्रेटर देन 12 है और यही आपकी रेंज है। ठीक हो गया। इसी तरह अगले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे दोनों बाउंड्स गिवन है, वो कहते हैं कि जी फंक्शन 2x स्क्वायर्ड है और 1 से लेकर 4 तक है। ओके, तो अब मैं ज़रा देखूँ f ऑफ 1 क्या होता है। f ऑफ 1 इज 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर्ड विच इज़ जस्ट 2, और f ऑफ 4 क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स 4 स्क्वायर्ड विच इज़ जस्ट इक्वल्स टू 32। तो क्या ख्याल है, मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 32 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी रेंज है वो है लेस देन और इक्वल टू 32 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी 2। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये मेरे पास इसकी रेंज आ गई। ठीक हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सर, वो जो टर्निंग पॉइंट का सारा फंडा था वो तो यहाँ पर आया नहीं। वेल, बात ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो 2x स्क्वायर्ड है। तो मेरे जेहन में पता क्या चल रहा था, मैंने अपने जेहन में इसका छोटा सा एक स्केच बना लिया था, मैंने अपने जेहन में ये बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज माई माइंड ओवर हियर। मैंने अपने माइंड में कहा कि देखो यार, इसका तो टर्निंग पॉइंट ही 0 पर आता है, 0 पर इसका टर्निंग पॉइंट आता है। हम शुरू ही 1 से कर रहे हैं, हम तो टर्निंग पॉइंट के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पर तो मुझे ये बात नहीं ना सोचनी कि टर्निंग पॉइंट कहाँ आएगा, वो तो जो लोअर बाउंड है उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही होगी और जो अपर बाउंड है उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। तो ये मेरी थिंकिंग चल रही है, इसके ऊपर अभी हम और बात करते हैं अगली एग्जांपल्स में। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये देखो, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आपको ओ लेवल से थोड़ा याद हो तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो चलो अभी हम स्केच नहीं कर रहे, लेकिन यहां से -5 से लेकर +4 तक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हर एक वैल्यू जो है वो फंक्शन में डाल दें। तो f ऑफ -5 इज व्हाट, इट्स 2 टू द पावर -5 विच इज जस्ट इक्वल टू 1/32। ठीक है, इसी तरह f ऑफ 4 जो है वो क्या है, इट्स 2 पावर 4 विच इज जस्ट इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि जो मेरा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से जनाब आपके 1/32 से लेकर यहाँ तक 16 तक है। बाय द वे ये पॉजिटिव 1/32 है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूज हैं दोनों। तो f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 16 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32। इसी तरह अब अगले वाले फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, ये वाला फंक्शन कैसे आएगा, इसमें भी हम x की वैल्यूज डाल देते हैं। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 12/1 which just gives you 12, and f of 8 is 12/8 which just gives you 3/2। तब देखो, अजीब बात नहीं, वही वाली बात साबित होगी ना कि अपर बाउंड पे मिनिमम वैल्यू आ रही है और लोअर बाउंड पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो कोई बात नहीं, हमने तो रेंज को मिन टू मैक्स के फॉर्म में लिखना होता ना। तो 3/2 से लेकर 12 तक हमारे फंक्शन की रेंज है। ठीक हो गया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज गेटिंग बेटर। हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स करें ताकि ये बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाए। तो जी अब हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज 3 - 2x स्क्वायर्ड एंड द डोमेन इज ओपन। ओके, पहली बात तो ये है कि ये x स्क्वायर्ड के साथ नेगेटिव है नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डाउनवर्ड फेसिंग होगा। ओके, मुझे ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना +3 कह देता हूँ और ये -2x स्क्वायर्ड है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक सो। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा y इज इक्वल टू f ऑफ x स्केच हो गया। अब मुझे आप लोग बताएंगे इसकी रेंज क्या है। वेल, क्लियरली नजर आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट दिस फंक्शन कैन गो टू। और जाहिर बात है, फंक्शन की वैल्यू बोले तो y वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर दिस। डोमेन
x वैल्यूज, रेंज फंक्शन वैल्यूज, ठीक है, y वैल्यूज, सही हो गया। तो y वैल्यू जो है वो मैक्सिमम इसकी 3 पर है, तो इसका मतलब मेरे फंक्शन ने अब इसके नीचे ही जाना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3? ठीक है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ यही मेरे फंक्शन की रेंज है। अच्छा जी, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो वो कहते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन होल स्क्वायर्ड माइनस 7 फॉर x इज ग्रेटर देन 1/2। तो अब जरा देखो, ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 कॉमा -7। अगर आप क्वाड्रेटिक्स वाले चैप्टर में याद करें, ये हमने बेसिकली कैसे निकाला, जो इसका x कोऑर्डिनेट है ना, वो इस पूरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करने से आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से आ गया, और -7 तो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, उसने हमें बता दिया कि इसका y जो कोऑर्डिनेट होगा टर्निंग पॉइंट का वो -7 होगा। अच्छा जी, ये बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट समझ में आ गया। क्या इसके कोई x इंटरसेप्ट्स होंगे? हाँ होंगे, उनको अब अभी हम देख लेते हैं क्या है वो। तो वो हो जाएंगे जी 7, और दोनों तरफ स्क्वायर लें अगर तो अच्छा, लेकिन अभी हम सॉल्व नहीं ना कर रहे, तो अभी हम ये स्किप कर देते हैं। हम तो अभी रेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है, विद योर नॉलेज ऑफ क्वाड्रेटिक्स, आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो फंक्शन होगा, इसके एक्स इंटरसेप्ट्स जो भी हों, इसका जो टर्निंग पॉइंट है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, 1/2 और -7, ठीक है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी जो रेंज होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 होगी? हमसे तो अभी रेंज का पूछा हुआ है ना, हमसे कौन सा सॉल्व करने को कहा है। तो मैंने इसलिए एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स नहीं फाइंड किए, क्योंकि वो ज्यादा हो जाना था। हमसे बस रेंज पूछी हुई, तो रेंज हमें पता चल गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन देखते हैं। वो कहते हैं जी 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 फॉर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं एफ ऑफ 4 अगर करूं तो वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4, तो दैट्स जस्ट इक्वल्स टू 1। तो कैन आई से कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? मैं बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मेरे फंक्शन के जो लोअर बाउंड है उसके ऊपर यही वैल्यू आ रही है। तो फिर मेरी रेंज का भी लोअर बाउंड जो है वो इस वैल्यू को फंक्शन में डाल के जो रिजल्ट निकलेगा वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि ये जो कंप्लीटेड स्क्वायर है, वैसे तो ये मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है, लेकिन ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता है, ये हमें रेंज भी बता रहा है। पूछे कैसे? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कर्व है, मुझे नहीं पता कि ये अभी इसका वो रेंज क्या है, आई डोंट नो दिस, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको पहले कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो वही वाला जो क्विक मेथड था, ठीक है, एक्स प्लस 3, ठीक है, स्क्वायर्ड माइनस 3 स्क्वायर्ड माइनस 11, सही है। तो एक्स प्लस 3 स्क्वायर्ड माइनस 9 माइनस 11 विच जस्ट ओवरऑल बिकम्स -20। ठीक हो गया। तो यार जरा देखो, ये -3 कॉमा -20 से कभी क्या ये कर्व नीचे जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये एक तो अपवर्ड फेसिंग कर्व है, और हमने इसके टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बता दिए, वो -3 और -20। तो विदाउट इवन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मुझे पता चल गया कि इस फंक्शन ने कभी भी 20 से नीचे, -20 से नीचे नहीं जाना। तो देयर वी गो, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग कंप्लीटेड स्क्वायर, और ये जो बाहर वाली वैल्यू है इसको इस्तेमाल करते हुए हमें पता चला कि यार y कोऑर्डिनेट तो -20 है टर्निंग पॉइंट का। ये तो हमें बात समझ में आ गई, लेकिन जो y वैल्यू है असल में वही तो फंक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो फंक्शन की रेंज जो है वो यहां से पता चल गई। यानी कंप्लीटेड स्क्वायर के कितने सारे फायदे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करें और अपनी टेस्टिंग को जरा टेस्ट करें, ठीक है, जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करें। ठीक हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 3 फॉर द ओपन डोमेन, ठीक है, बट एक्स जो है वो a और -a के दरमियान है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द रेंज ऑफ f इज -4 to 5। जबरदस्त, क्या बात है। अब मुझे पता क्या चला, वो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, ठीक है। What I understood by reading the question. मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोग ये सब चीजें सोच रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि हम एक क्वाड्रेटिक कर्व के साथ डील कर रहे हैं, ये तो बात सबको पता चल गई होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो रेंज हमें गिवन है, रेंज इज कैलकुलेटेड यूजिंग डोमेन,
ठीक है, ये बात हम सबको समझ आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ओ एंड वन मोर थिंग इज के इसके अंदर टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, इस वाले कर्व के अंदर फॉर दिस डोमेन, ठीक है। तो मेरे पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? विदाउट फर्दर डू मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू कंप्लीटेड स्क्वायर। उससे समझ में आएगी कि अब आगे क्या करना है। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस अपना x माइनस वन होल स्क्वायर्ड माइनस वन स्क्वायर्ड माइनस थ्री। तो ये ओवरऑल क्या बन गया? ये ओवरऑल बन गया आपके पास x माइनस वन और नेगेटिव फोर। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से देखूं तो इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो वन कॉमा नेगेटिव फोर पर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो f ऑफ x है इट इज ऑलवेज गोना बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव फोर? हाँ, मैं कह सकता हूं, क्योंकि यही तो मैंने अभी तक सीखा है। और सरप्राइजिंगली मेरी रेंज का जो लोअर बाउंड है वो भी नेगेटिव फोर के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डोमेन की सबसे मिनिमम वैल्यू थी ना, उसी के ऊपर ये वाली वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि हमने रेंज की डेफिनेशन में क्या देखा था कि भाई हम डोमेन की लोअर बाउंड और अपर बाउंड को जब फंक्शन में डालते हैं तो वहां से रेंज की लोअर बाउंड और अपर बाउंड आ जाती है, ठीक है। अब जो हमने रेंज निकाली है नेगेटिव फोर, वो यहां से भी वैलिडेट हो रही, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद भी बताया हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एफ ऑफ नेगेटिव ए करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए नेगेटिव फोर। यहां से हम नेगेटिव ए को सॉल्व करेंगे, और जब नेगेटिव ए आ जाएगा तो पॉजिटिव ए भी खुद ही आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एफ ऑफ नेगेटिव ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए स्क्वायर्ड माइनस टू टाइम्स नेगेटिव ए एंड देन नेगेटिव थ्री। तो ये क्या हो जाएगा जी? मेरे पास जगह थोड़ी कम रह गई है, सॉरी फॉर दैट। नेगेटिव ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस टू ए एंड नेगेटिव थ्री। अच्छा, अब ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है नेगेटिव फोर के। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है इन ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू नेगेटिव टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर्ड माइनस फोर टाइम्स वन टाइम्स नेगेटिव सेवन, और नीचे आ गया टू टाइम्स ए, टू टाइम्स वन, यस। तो हमारे पास थोड़ी जगह कम रह गई थी, इसलिए मैं थोड़ा नीचे आ गया। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, ठीक है, इन ए, यहाँ पर ओवर हियर। तो मैं उसको नीचे लाकर सॉल्व करा तो ए इज जस्ट गोना बी इक्वल टू नेगेटिव टू प्लस माइनस टू स्क्वायर्ड माइनस फोर टाइम्स वन टाइम्स नेगेटिव सेवन ओवर टू टाइम्स वन। ठीक हो गया। एंड दिस जस्ट बिकम्स नेगेटिव टू प्लस माइनस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर प्लस 28, दैट जस्ट गिव्स यू हाउ मच? That just gives you 30, 32, yeah, 4 plus 28 is just 32 over 2। अब आप इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a is equals to नेगेटिव टू प्लस माइनस टू अंडर रूट टू ओवर टू। ठीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कुछ चैलेंज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको कंडेंस करने का वक्त आ गया है। तो आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ओवर हियर। दे आर सेइंग f of x is 2x squared minus 8x plus 5 for the open domain, but x जो है वो 0 से लेके k तक है। ठीक हो गया। अच्छा, express f of x in the form of a times x plus b whole squared plus c। अब उन्होंने for a reason हमसे completed square में इसको convert करवाया, क्योंकि उसी से आगे सारी वर्किंग शुरू होगी। अच्छा जी, तो अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। सो टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस एट एक्स प्लस फाइव है मेरे पास। मैं टू को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस फोर एक्स प्लस फाइव ओवर टू। अब ये अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर मैं कंप्लीटेड स्क्वायर का क्विक मेथड अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर्ड माइनस टू स्क्वायर्ड प्लस फाइव ओवर टू। ठीक हो गया। सो टू टाइम्स एक्स माइनस टू whole squared minus 4 plus 5 over 2. So this essentially just becomes negative 3 over 2. ठीक हो गया। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा थ्रू आउट तो हो जाएगा 2x minus 2 whole squared negative 3। There we go. सही हो गया। ये मेरे पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में मेरा फंक्शन आ गया। मैं इसको f of x कह सकता हूँ। अच्छा जी, a पार्ट तो हो गया यहाँ पर डन। ठीक है। अच्छा, स्टेट द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द ग्राफ हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, पहले तो सवाल को समझते हैं। तो आपने काफी सारे क्वाड्रेटिक कर्व्स अब तक देख लिए हैं, ठीक है। आपको पता है क्वाड्रेटिक कर्व एक पैराबोलिक शेप का होता है, दिस इज द शेप नोन एज द पैराबोला, और इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है ना वो यहाँ पर होता है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो टर्निंग पॉइंट है ना, अगर मैं एक लाइन खींचूं यहाँ पर, तो मैं देखता हूं कि दोनों साइड्स पर जो कुछ भी है ना वो सिमेट्रिकल टू ईच अदर, यानी कि अगर समझ लो कि ये मेरे दो हाथ हैं और दरमियान में बिल्कुल लाइक माई पेंसिल ओवर हियर, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, ये जो मेरी पेंसिल है दिस इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या मैं अपनी इस पेंसिल के अराउंड अपने हाथों को बंद कर पा रहा हूँ? बिल्कुल इक्वली कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना वो एक ऐसी लाइन होती है कि उसके दोनों साइड्स पे जो कुछ भी होता है वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली छापा जा सकता है या एग्जैक्टली क्लोज किया जा सकता है। इट्स मोर लाइक अ मिरर, एक ऐसा मिरर कि जो कुछ उसके इधर है वही उसके इधर, अगर उसको बंद किया जाए तो वो बंद हो जाए, दैट्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। So basically, let me reread the question. They're saying state the value of k for which the graph has a line of symmetry. इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी k की वैल्यू चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारा ये वाली जो लाइन है ना, ये इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाए। बेसिकली वो उसका x कोऑर्डिनेट चाह रहे हैं, क्योंकि देखो k क्या है, खुद k इज एन x वैल्यू, राइट। k बजाते खुद एक x वैल्यू है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वहां पर आएगी जहां पर टर्निंग पॉइंट है, वही मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। वहीं पर अगर मैं वर्टिकल लाइन लगा दूंगा तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे कि ये डायग्राम शो कर रही है। नाउ दैट बीइंग सेड, पहले तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि इसका टर्निंग पॉइंट जो है ना वो है 2,-3। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि -2 जो है ये x कोऑर्डिनेट है ऑफ टर्निंग पॉइंट, सॉरी +2। इसका मतलब है कि जो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना उसकी क्या इक्वेशन है, लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन जो है ना दैट इज x इज इक्वल टू 2। देयर वी गो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब है जो k की वैल्यू है वो भी क्या है, k की वैल्यू इज 2। सो देयरफॉर k की वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 2। ठीक होगी बात? आई होप दैट मेक्स सेंस। फॉर योर वैल्यू ऑफ k from part B, find the range of f. Okay. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये f है, ठीक है, which is 2 times x minus 2 whole squared minus 3, right? इसकी डोमेन क्या है, 0 से लेकर 2 तक, right? यहाँ पर k था ना तो k2 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको 0 f of 0 फाइंड करूं तो वो क्या आता है? It's 2 times -2 squared minus 3. So that's just equal to 2 times 4 minus 3 and that is equals to 5. ठीक है। अच्छा, अगर मैं f of 2 करूं तो तब क्या आएगा? तब सिंपली ये हो जाएगा -3 के इक्वल, राइट, क्योंकि यहाँ पर जब 2 आएगा तो 2 minus 2 is 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड वी विल ओनली बी लेफ्ट विद -3। तो मैं आपको इसको इवन सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, 0 minus 2 होल स्क्वायर्ड -3। तो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है इसके नेगेटिव सॉरी यहाँ पर 2 डालना था ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 2 times 0 squared is just going to be equal to -3। ठीक है जी। तो ये देखिए मेरे जो फंक्शन की रेंज आ रही है दैट इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो क्वाड्रेटिक कर्व्स के केस में आखिरी वर्डिक्ट ये है कि हम हमेशा स्केच करके देखेंगे कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और स्केच करने के लिए अगेन एज आई टोल्ड यू कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड इज द बेस्ट वे टू गो। नाउ दैट बीइंग सेड, अब मैं आपको एक ऐसी बात के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत रेयर है लेकिन स्टिल वी वांट टू कवर इट, कि हाउ टू फाइंड द डोमेन व्हेन इट इज नॉट गिवन। अब एग्जाम के केस के अंदर 99% ऑफ द टाइम इट इज गिवन, ठीक है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट इन द केस व्हेन इट इज नॉट, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जामिनर ना दे, तो उस केस में क्या आंसर है? इसका एक ही आंसर है, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x that do not make the function undefined। यही प्रिंसिपल है और आपने भी इसी से ही चलना है। ठीक हो गया। डू नॉट मेक द फंक्शन अनडिफाइंड, ये दोनों की टर्म्स है, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूं और यही आपका प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखो यार, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फंक्शन है 3x - 1। क्या मुझे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ x मेरे पास मौजूद है जो मैं अगर इसके अंदर डालूं तो फंक्शन फारिग हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा?
वेल नॉट रियली, मैं इसके अंदर कुछ भी फंक्शन डालूंगा ना, ये इसको कंप्यूट करके दे देगा। तो इस फंक्शन के लिए जो हमारी डोमेन है ना, वो ओपन डोमेन है, ठीक है। सारी वैल्यूज ही इसके लिए एक्सेप्टेबल है, तो यही इसकी डोमेन है, ठीक है। जस्ट स्टिक विद मी ओवर हियर, अभी ये बात समझ में आएगी। अच्छा यहाँ पर अब देखो, क्या मैं x के अंदर कोई ऐसी वैल्यू डाल सकता हूँ जिससे ये पूरे की पूरी चीज जो है अनडिफाइंड या इनवैलिड हो जाए? वेल नॉट रियली, मैं जो भी x डालूंगा वो उसको सिंपली स्क्वायर कर देगा और उसमें 2 ऐड कर देगा। तो इसकी भी जो डोमेन है ना, वो ओपन होनी चाहिए। इट कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू। नाउ लुक एट दिस, यहां पर जरा देखो, क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है जिससे ये पूरी की पूरी जो फ्रैक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाती है? वेल यस, एक वैल्यू है, और वो है इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर अगर मैं जीरो ले आऊं, ठीक है, क्योंकि यहां पर था ये था ना x, दिस वाज x, तो अगर x की जगह मैं जीरो डाल दूं तो ये कुछ फ्रैक्शन ऐसी बन जाएगी, 1/0 हो जाएगी। तो क्या 1/0 डिफाइंड है? इट्स अनडिफाइंड। तो बेसिकली मुझे ये बात समझ में आ गई कि अच्छा यार देखो, सारी वैल्यूज ऑफ x ठीक है, बाकी सब ओके है, लेकिन बस ऐसा करो कि x इज इक्वल टू जीरो ना डालो इसके अंदर। ये इसकी डोमेन आ गई। तो हमने डोमेन में क्या क्या बताया कि सारी वैल्यूज ऑफ x आर ओके एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू जीरो, ये बस ना डालो, बाकी सब सेट है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा इधर आते हैं, ये देखो, अब ये वाली फ्रैक्शन है, क्या मैं x के अंदर कोई ऐसी चीज डाल सकता हूं जिससे ये अनडिफाइंड हो जाए? वेल यस, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 डाल दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगी 1/2 माइनस 2, गिविंग यू येट अगेन 1/0। तो ये तो अनडिफाइंड है। तो मैं कहता हूं कि अच्छा यार देखो, x की हर वैल्यू ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है, बस मेक श्योर करो कि x की वैल्यू 2 जो है ना, वो ना अलाउड हो, ठीक है, एज एन इनपुट। सही हो गया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अंडर रूट x माइनस 3 माइनस 2। अगेन वही वाला सवाल जो मैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक पूछता हूं जब भी मुझे डोमेन फाइंड करनी है। What was that? Find those values of x that do not make the function undefined. So is there any value of x that makes this function undefined? Well, अगर मैं let's say कोई नेगेटिव वैल्यू -2 ले लूं अगर मिसाल के तौर पर, या कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लूं let's say 2, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो क्या मसला आता है यहाँ पर ये होगा कि जब मैं 2 -3 -2 करूंगा तो ये ओवरऑल -1 बन जाएगा। ये तो अलाउड ही नहीं है, -1 का तो अंडर रूट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस एक्सप्रेशन को x -3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी इसके ऊपर। दिस इज द कंडीशन ऑन इट, ठीक है। अब जो मेरी कंडीशन है वही मेरी डोमेन बन जाएगी। तो मैं कहूंगा कि भाई जो भी करो, x को बस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रखो, बाकी मुझे कोई मसला नहीं है। x बेशक कोई भी वैल्यू ले ले, लेकिन बस मेक श्योर करो कि x जो है वो बिगर देन या इक्वल टू 3 हो। उससे क्या होगा कि ये जो मेरा अंडर रूट है ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो विद दैट साइड गाइस, आई होप दैट वाज सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस। अब चूंकि फंक्शंस समझ आ गए ना, अब आगे की सारी चीजें इससे लिंक्ड हैं, वो भी इजीली समझ आ जाएंगे। So with that said, I conclude the class over here. इसके जो notes हैं, they will be available in the description box, and I will see you in the next lecture. Allah.